और जोधपुर से कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारना अशोक उद्यान में समर्थकों के साथ पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों के विरोध का शिकार हो गए। गहमा गहमी इस कदर बढ़ी कि करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम भक्त हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं तो खुद राम भक्त हूँ। जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। तस्वीरें जोधपुर के अशोक उद्यान की हैं, जहां लोग मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज छोड़कर विरोध करने में जुटे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जाहिर है आपके जहन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। समर्थकों के साथ ये हैं कांग्रेस के जोधपुर से प्रत्याशी करण सिंह उचियारना, जो सुबह सुबह अशोक उद्यान वोट मांगने पहुँचे थे। लेकिन ये क्या, यहाँ लोग उनका विरोध करने लगे। उन्हें देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम को लाए हैं, हम मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। विरोध और नारेबाजी जब ज्यादा होने लगी तो करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम के भक्त हैं। मैं तो खुद राम भक्त हूँ। मैं तो खुद राम भक्त हूँ। बहुत अच्छी बात। कांग्रेस प्रत्याशी के इतना कहने भर से पार्क में मौजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर देखिए कैसे करण सिंह उचियारना को खरी खरी सुनाई। मैं एक बात बोलूंगा, बोल गया, मैं बोलूँ नहीं साहब, वही बात करूंगा ना। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सुन लो, पार्टी आप चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जय जय श्री राम। राम को लेकर कांग्रेस भले ही कोई भी दलील देती हो, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करने का उसका फैसला कितना सही था, कितना गलत, ये जनता तय कर चुकी है। और उसकी एक झलक जोधपुर के अशोक उद्यान में देखने को मिली। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम को लाए हैं, हम मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। और बीकानेर में इंडोनेशिया से आए कलाकारों ने रामायण का ऐसा मंचन किया कि लोग भाव विभोर हो गए। खास बात ये रही कि करीब 22 मिनट की इस प्रस्तुति में एक भी डायलॉग नहीं था। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर में इंडोनेशिया से आए कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति। मुस्लिम देश इंडोनेशिया से आए इन कलाकारों ने साबित कर दिया है कि अगर आस्था और भक्ति हो तो कोई मजहब दीवार नहीं बनता। बीकानेर के रेलवे ग्राउंड में आयोजित ध्यान से मतदान कार्यक्रम में आयोजित रामायण के मंचन में राम और सीता का किरदार निभाने वाले दोनों कलाकार मुसलमान थे, लेकिन जिस अंदाज में मंच पर भक्ति भाव के साथ प्रस्तुति दी, उसने दो धर्मों के बीच का प्रेम का संदेश भी दिया और ये बात भी साबित की कि भगवान राम सबके हैं। It's in India, but the fruit in Indonesia. You see, we are still follow whatever the things, like the symbol, like the words we use, like the symbol of our country, our airlines, we call Garuda, Indonesia Airlines, Ganesha is there, and the Ramayana is very famous. More than 50 states in Bali, every day they perform Ramayana. रामायण के आधे घंटे के संगीतमय मंचन में एक भी डायलॉग नहीं था। कलाकारों ने केवल भावों से रामायण के कई प्रसंगों को प्रस्तुत किया। Namaste.
My name is Hendra Kurniawan. I am from Java, Indonesia. I am very happy and I am first time in India. And I am lucky in here. Yes. You perform Rama? Yes, I am perform Rama. रामायण की ऐसी अनोखी प्रस्तुति को देखकर दर्शक राम भक्ति में डूब गए। रामायण के समापन पर जय श्री राम के जयकारों से पूरा ग्राउंड गूंज उठा। रामायण से सीखें, यंग जनरेशन रामायण से सीखे और राम जैसी ध्यानी बने, राम जैसी ज्ञानी बने, राम जैसा संयम रखें, राम जैसे मर्यादा में रहें और उसी ध्यान की अवस्था में, उसी मर्यादा की अवस्था में अपना मतदान का सही उपयोग करें। तो राम हमारे सबके आदर्श हैं, यहाँ नहीं इंडोनेशिया में भी और पूरे विश्व में। और राम से लोगों ने बहुत सीखा है, पूरी संस्कृति इंडोनेशिया की राम से प्रभावित है। मुस्लिम देश के कलाकारों ने बीकानेर में भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति दी, जिससे साफ जाहिर होता है कि इंडोनेशिया की संस्कृति पर भगवान राम का कितना गहरा प्रभाव है और जिसका असर वहां से आए कलाकारों की परफॉर्मेंस में साफ झलकता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और दौसा जिले की लासोट पुलिस ने बुधवार को जिस शख्स को भांजे के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, उसने हवालात में फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। आरोपी ने जेल में ओढ़ने बिछाने के लिए मिले कंबलों को फाड़ करके फांसी का फंदा बनाया। देखिए रिपोर्ट। भांजे को मौत के घाट उतारने वाले मामा ने की खुदकुशी। भांजे पर था पत्नी से अवैध संबंध का शक। बुधवार को लालसोट पुलिस ने भांजे की हत्या के आरोप में मनोज मीणा नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया था, उसने हवालात में खुदकुशी कर ली। पुलिस की माने तो आरोपी ने हवालात में उसे ओढ़ने और बिछाने के लिए जो कंबल दिए गए थे, उनसे ही फांसी का फंदा बनाया और हवालात में लगे सरियों पर वो झूल गया। संतरी ने चेक किया तो वो ठीक पाया, उसे बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात ये सूचना लगी कि उसने जो हवालात में ही उपलब्ध ओढ़ने की जो चादर है उससे फंदा लगाकर फांसी खा ली है। इस घटनाक्रम से ये निश्चित ही रूप से बड़ा ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। इसकी पुष्टि और पूरी जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो नियुक्त हो चुके हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी मनोज मीणा को शक था कि उसकी पत्नी के उसके भांजे लोकेश मीणा के साथ अवैध संबंध थे, जिससे नाराज होकर उसने धर्मेंद्र मीणा नाम के साले के साथ मिलकर पहले भांजे का अपहरण किया और फिर हत्या के बाद उसका शव सवाई माधोपुर की मोरेल नदी के पास गाड़ दिया, जिसे जांच टीम ने बुधवार को आरोपी मनोज की शिनाख्त पर ही जमीन से निकलवाया था। इसे पूरी तरीके से निष्पक्ष बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वीडियोग्राफी के सर्वेलेंस के अंडर इसकी पूरी जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है पूरी की जाएगी और इसमें पूरी प्रक्रिया में इनके जो परिजन हैं वो साथ रहेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि जो न्यायिक जाँच है उसमें जो भी साक्ष्य हमारी ओर से, पुलिस की ओर से चाहिए, उनको त्वरित उपलब्ध करवाया जाएगा। लोकेश मीणा की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 अप्रैल को लालसोट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर ही मनोज मीणा को डिटेन कर पूछताछ शुरू की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, लेकिन हवालात में एक आरोपी ने जिस तरह से खुदकुशी की है वो सवालों के घेरे में है। बहरहाल पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो रही है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अलवर के खारथल जिले में पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान एक युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी को जाहिद नाम के एक शख्स ने प्रेम जाल में फंसा रखा है। इतना ही नहीं, उसका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि 13 अप्रैल की रात उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। तो मैं जैसे अपने घर से दूसरे कमरे से बाहर आया तो वो लड़का पहले ही यहाँ पे खड़ा मिला था मेरे को। पहले सर उसने मेरी गिरवान पकड़ी
फिर मैंने उसके पकड़े तो सर हमारी लड़ाई हो गई थी यहाँ पे। होने के बाद उसने तुरंत अपने घर से फ़ोन कर दिया था और उसके भाईचारे जो भी सारे आ गए थे और वो मेरी पत्नी को भी मारा और मेरे भाई को भी मारा और मेरे पापा को भी मारा और वो काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगा। और अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने युवती के साथ गैंगरेप मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ कर उनके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, जिसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही एक नाबालिग को डिटेन भी किया गया था। मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस टीम के तहत आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व में 2 मुलजिम महेश गुजर और रामराव गुजर को 24/3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया था, जिन्हें जेल भेजा गया है। मुख्य सचिव लगातार एक्शन मोड में रहते हैं। सीएस कई बार सरकारी विभागों का निरीक्षण करते रहते हैं और आज भी उन्होंने विद्युत भवन का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप का माहौल मच गया। अधिकारी भागते दौड़ते हुए दफ्तर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखिए रिपोर्ट। एक्शन में सीएस, निरीक्षण लगातार। विद्युत भवन में सरप्राइज विजिट। सिस्टम में सुधार, सीएस की फटकार। सिस्टम में सुधार हो, इसके लिए लगातार मुख्य सचिव सुधांश पंत सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और विभागों में कमी को दूर करने में लगे हैं। गुरुवार को दफ्तर खुलते ही मुख्य सचिव सुधांश पंत अचानक विद्युत भवन पहुंच गए और एक एक कमरे को देखा। इस दौरान उन्होंने एब्सेंट अफसरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी यहाँ सुधार की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है, उनको हिदायत दी है। एमडी साहब को भी कहा गया अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है। मुख्य सचिव ने ऑफिस में फाइल पेंडेंसी को लेकर भी नाराजगी जताई और फाइल रोकने वाले अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आला अफसरों को निर्देश दिए कि वो फील्ड के दफ्तरों में लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधारें, ताकि जनता को राहत मिल सके। और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 19 घंटे 20 घंटे जिनका एवरेज है, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने को। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुधांश पंत इस तरह अचानक किसी विभाग का निरीक्षण करने पहुंचे हों। इससे पहले भी कई बार अलग अलग विभागों के औचक निरीक्षण हुए हैं। गुरुवार को भी बिजली विभाग के दफ्तर में मुख्य सचिव ने निरीक्षण कर जनता के लिए बेहतर कामकाज के लिए अधिकारियों को नसीहत दी। मुख्य सचिव सुधांश पंत लगातार सरकारी दफ्तरों का विजिट कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उनकी मंशा यही है कि अधिकारी समय पर आए और जनता से जुड़ी जो फाइल डिस्पोजल का जो काम है वो समय पर पूरा किया जा सके। लगातार अनेक विभागों में निरीक्षण करने के बावजूद भी कई जगहों पर लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। आज विद्युत भवन के निरीक्षण पर निकले मुख्य सचिव ने करीब 1 घंटे तक विद्युत भवन के एक एक कमरे को खंगाला और वहां पर मौजूद अधिकारियों की भी ठो देखी। सबसे बड़ी बात है कि फाइल डिस्पोजल का समय जो है वो कुछ अधिकारियों का काफी देरी से मिला, जिनको लेकर के कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं डिस्कॉम के अंदर तैनात आईएएस अधिकारी नथवन डिडेल को भी देरी से आने पर मुख्य सचिव ने फटकार लगाई है। कुल मिलाकर मुख्य सचिव का संदेश यही है कि समय पर दफ्तर में आएं और जनता से जुड़े काम को समय पर पूरा करें। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।